मोहतरम जलसागाह में तशरीफ लाए हैं। नारों की गूंज में कायदे मोहतरम का इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। असदुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप अपने दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आपके हमारे महबूब कायद तशरीफ ला चुके हैं। हिंदुस्तान सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मोअज़्ज़िज़ रुकने पार्लियामेंट अब आपसे मुखातिब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब लुकमान साहब सदर ज़हीराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब गौरी साहब सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ज़हीराबाद के बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, ज़हीराबाद बल्दिया के लिए ज़हीराबाद बल्दिया के इलेक्शन के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वार्ड नंबर 23 से मोहतरमा रजिया बेगम, वार्ड नंबर 9 से सदर ज़हीराबाद जनाब मोहम्मद लुकमान साहब, 22 से शमीम बेगम साहिबा, 21 से मोहतरमा कौसर बेगम, वार्ड नंबर 20 से मोहतरमा अमीरुन्निसा बेगम, वार्ड नंबर 19 से हमारे दलित भाई नरेश कुमार, 17 से जुलेखा बेगम, 12 से आर कृष्णा, 8 नंबर वार्ड से मोहम्मद अजमत साहब, वार्ड नंबर 6 से शमीम बेगम साहिबा और 3 वार्ड से जहां से पिछले बार हमारा उम्मीदवार कामयाब होने के बाद ज़हीराबाद की आवाम से धोखा किया, गद्दारी की और चंद पैसों के लिए जाकर कांग्रेस की गोद में बैठ गया। तो इन गद्दारों को हराने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वार्ड नंबर 3 से मोहम्मद सैलानी कुरैशी साहब को तो उनके नाम के साथ जो इतनी आवाजें आ रही हैं, तो कुरैश बरादरी को चाहिए कि 30 मार्च के दिन भी वो अपने हाथ को अच्छा इस्तेमाल करना। तो हाथ को उस दिन सत्तूर रखने की जरूरत नहीं है, ना बड़े को कुर्बान करने की जरूरत है।
जो गद्दारी करके बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था उसको करना है का है काम उसने। तो यानी सबक सिखाना है इन तमाम लोगों को। वार्ड नंबर 3 से एक एक वोट, बल्कि पूरे वार्ड से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट का इस्तेमाल करिए। दूसरी बात मेरे भाई, अभी मैं जैसा जहीराबाद दाखिल हुआ, जहीराबाद जैसे दाखिल हुआ, वार्ड नंबर 8 और 9 को जाने का मौका मिला। वहां पर भाई जरा बैठ जाइए आप लोग जो खड़े हैं सामने बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। जो लोग कुर्सी में बैठे बैठो, मैं तकरीर नहीं करूंगा, आप लोग नहीं बैठेंगे, बैठिए पूरे बैठो, पूरे बैठो, पूरे बैठो, 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 ए लाल टी शर्ट बैठो, बैठो, पूरे बैठो, बैठो, तुम बैठो, अब बात भी नहीं करना, खाली मेरे को सुनना। बैठो। अभी 30 मार्च को उठने का, अभी से उठ जा रहे लोग। अभी जरा बड़ा खाओ, छोटा खाओ। वहां बैठो, चीचा देखना चाह रहे मेरे को, बैठो। मैं दिख रहा हूं चीचा आपको? हाँ बैठिए। वो बुजुर्गा हैं, 2 घंटे से बैठे हुए हैं उन्होंने, तो आप लोग जरा उनको डिस्टर्ब भी मत करो जरा। मैं आपसे कह रहा था, तुम आ जाओ बीच में, तुम बैठ जाओ, तुम पूरे यहां बैठ जाओ, कोई बात नहीं करना। उतर जाओ, उतर जाओ, चलो यहां बैठो। ये हमारे लंगर हाउस के कारपोरेटर राजू यादव। हाँ बैठ जाओ, तुम अब हाथ हिला दिए, बैठ जाओ। ये हमारे संगारेड्डी के पहलवान, आप भी बैठ जाओ यहाँ पे। चलो बैठ, आराम से बैठो। चलिए, देखो मेरे भाई, अभी 25 मिनट है, 35 मिनट है, तो मैं अपनी कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूं। आप जरा मेरी बात को गौर से सुनिए, ताकि जहीराबाद में नहीं बात करना है तो नहीं चले वहां से, मैं ताकि जहीराबाद में हम लोग एक इत्तेहाद के माहौल को पैदा कर सकें। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं जैसा जहीराबाद में दाखिल हुआ तो लुकमान साहब सदर मजलिस जहीराबाद ने कहा कि साहब वार्ड नंबर 8 और 9 में चलिए, थोड़ी देर के लिए ऑफिस में जाएंगे। मैं चले गया वहां पे। जाते जाते देखा तो क्या है, हमारे को देख के कांग्रेस के लोग भाग रहे। तो मैं लुकमान साहब से पूछा, अभी गाड़ी से नहीं उतरे, कहीं को भाग रहे लोग?
अब दोबारा तुम बोलेंगे तो तुम तकरीर करेंगे आके। अब तुम्हारा काम सुन के वोट डालना है। सुनो, ये रनिंग कमेंट्री अच्छी नहीं है। तो मालूम हुआ कि खास तौर से वार्ड नंबर 8 और 9 में, क्योंकि लुकमान साहब से इतना खौफ खा रहे कांग्रेस वाले कि मैडम ने फैसला लिया सुना के ने साड़ियां बांटो वहां पे। अच्छा, वहां पे हमारे को एक भाई भी है सुना, उन्होंने बहुत बड़े कहते पावरफुल है, कहते उन्होंने ताकतवर आदमी है कहते। मैं बोला कौन तो भी है भाई, इतना पावरफुल है क्या उन्हें? बोले नहीं, उन्होंने पूरा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे। अच्छा, वहां जाके हमारे खवातीन से मैं बात कर रहा था तो हमारी एक इज्जतदार माँ ने मुझसे कहा कि अरे बेटा, वो वोट डालते वक्त क्या कैमरा लगा हुआ है, मालूम होता क्या किसको वोट पड़ा? तो मैं लुकमान साहब से पूछा है क्या बात हो रही? तो लुकमान साहब बोले ने कांग्रेस वाले मंजलिस की जीत से इतना खौफ खा रहे, एक तो उनका दिमाग खराब हो गया बेचारों का, दूसरा पेंचिश हो गई कहते हो लोगों को, तीसरा जो है वो रात होते ही कुत्ते का पेशाब पीते लोग। तो वो कुत्ते के पेशाब पीने से बवासीर का भी मर्ज इनको लाहा सकता है। तो ये हमारे गरीब जो माँ और बहनें हैं इज्जतदार, उनको बोल रहे अगर तुम पतंग को वोट दिए तो इनको वीडियो में मालूम होता कहते। मैं सोचना शुरू करा ये वीडियो में कैसा मालूम होता भाई? तो मालूम हुआ कि इन्हों इतना खौफ खा गए, बेबस हो गए। अब ये बात कर रहे कि नहीं वीडियो से मालूम होता। मैं उन तमाम कांग्रेसी लीडरों से कहना चाह रहा हूं, इन तमाम कांग्रेसी लीडर से कहना चाह रहा हूं कि वोट तो इंशाअल्लाह ताला जहीराबाद में अब की बार पूरा पतंग को पड़ने वाला है। आप एक नहीं बल्कि 1 लाख अगर साड़ियां बांटते तो बराबर साड़ियां लो इनसे आप। अगर आपको पैसे दे रहे तो बराबर पैसे लो। आपको क्यों साड़ी और पैसे दे रहे? मंजलिस है बोल के दे रहे, नहीं दे रहे? तो हम आपका फायदा कर रहे नहीं कर रहे? तो आप इनसे लो। अब ये जलसे के बाद जाके उसको बोलो अरे 1 नहीं 3 साड़ी होना, और अगर पैसे दे रहा तो बोले थोड़ा और दे, क्योंकि साल के 12 महीने नजर नहीं आते। अब इलेक्शन आया तो जैसा लुकमान साहब ने आकर कहा कि गरीब को तकलीफ देने की बातें, और फिर ये बोलना कि वीडियो देखे तो मालूम होता। अरे मेरे भाई, पोलिंग बूथ में आप सेलफोन तक नहीं लेके जा सकते। पोलिंग बूथ में सेलफोन नहीं लेके जा सकते, कोई वीडियो कैमरा नहीं लगा हुआ रहता। हाँ, एक कैमरा जरूर है, मैं कांग्रेस के लोगों से बोल रहा हूं, एक कैमरा तो जरूर रहता, और वो कैमरा ऐसा कैमरा है कि तुम्हारे दिल में क्या है वो कैमरा कैप्चर कर लेता। और वो रब्बुल आलमीन का निजाम है। तो तुम याद रखो, तुम कैमरे का नाम लेकर डरा रहे, ये डरने वाले लोग नहीं है। कांग्रेसियों वो जमाना चले गया। ये अब मौजूदा नौजवान, जहीराबाद का गयूर नौजवान, यहाँ की सरजमीन पर रहने वाले हमारे बुजुर्ग गयूर लोग हैं, डरने और घबराने वालों से नहीं है। अब वो जमाना जा चुका कि लुंगी उठा के डराने का जमाना चले गया कांग्रेसियों। अब तुम ये नया आइटम सोचो, नया सोचो। और जो आदमी डरा रहे, मैं उनसे बोल रहा हूं मेरे भाई, बड़े बड़े सूरमा आके हमारे से टक्कर ले लिए। साबिका चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी मुझे अकबर को जेल में डाल के समझे बहुत बड़ा काम करा, तीर मारा।
आज क्या हुआ, किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस से चले गए और ऐसा गए कि निशान उनको क्या मिला, चप्पल। अब आपको क्या होना है बोलो मेरे को। तो ये डराना छोड़ो। मैं हमारे मुकामी डीएसपी साहब से बोल रहा हूं, मैं लिख के देने का आदी नहीं हूं, क्योंकि हमारी हर तकरीर को आप लोग रिकॉर्ड कर रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी आ रहे, मैं आ रहा, तो हर तकरीर को रिकॉर्ड करके एक को बिठा के सुनाते, इसमें कुछ भड़काऊ भाषण है क्या देख। तो आप मेरी तकरीर को एक जबानी कंप्लेन समझ लीजिए डीएसपी साहब। ये बच्चों को रुकाओ, ये बच्चों को रुकाओ, नादान है, दूध के दांत नहीं निकले इनके। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो इनकी अम्मा के ऊपर नाच रहे, इनकी अम्मा का भी इंतजाम इंशाअल्लाह ताला 30 अप्रैल को होने वाला है। मैं पूरे जहीराबाद की आवाम के सामने ऐलान कर रहा हूं आज कि 30 मार्च को ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। 30 अप्रैल तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार असेंबली में जहीराबाद से खड़ा होने वाला इंशाअल्लाह। अब कितने साड़ियां बांटेंगे तुम, थोड़ा उठा के रखो 30 अप्रैल के लिए भी, नहीं तो खत्म हो जाएंगे यहां दुकानों में। और आजकल तो नहीं ला सकते, पैसे भी उठा के रखो अम्मा, 30 अप्रैल को काम में आते शायद। ये 30 मार्च को खत्म होने वाला झगड़ा नहीं है। आप खड़े रह के बयान देते अखबार में कि मुसलमान जो है बाबरी मस्जिद भूल जाना, कांग्रेस में रहना है तो बाबरी मस्जिद भूल जाना कहते। ये बयान दिए नहीं दिए यहां के एमएलए? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बयान दिए ना। अब आप इनसे पूछो। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूं। मैं जहीराबाद के बुजुर्गों से, जहीराबाद के नौजवानों से, जहीराबाद के मेरी इज्जतदार मां और बहनों से मेरा एक ही सवाल है, क्या आप बाबरी मस्जिद को भूलने को तैयार है या सुबह क़यामत तक याद रखेंगे? जो आपसे बोल रहा बाबरी मस्जिद को भूल जाओ, आप उसको बुलाएंगे, बाबरी मस्जिद को बुलाएंगे? तो बुला दो उनको हमेशा के लिए, बुला दो हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं चलने वाला है। अब कांग्रेस पार्टी याद रखो, तुम्हारी वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई। वो बेकार मुखन्निस जलील नरसिम्हा राव की वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई। बाबरी मस्जिद की शहादत में नरसिम्हा राव मुलविस था, है और कांग्रेस पार्टी भी रहेगी। और उसका सबूत मोहतरमा अम्मा दिए कि नहीं नहीं भूल जाओ, हमको बोल रहे मस्जिद को भूल जाओ। अरे लानत है तुम्हारी पार्टी पे, तुम्हारी पार्टी मेरी मस्जिद के आगे ऐसे 100 पार्टियां कुर्बान। हाँ, तुम्हारी पार्टी में जो है, तुम्हारी पार्टी में अगर वो बयान के बाद आज भी कोई है, तसउद्दीन ओवैसी उनसे अदबन गुजारिश कर रहा है कि तुम्हारी क्या हो गया, तुम लोगों को, तुम्हारी हमियत को क्या हुआ, तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? अरे तुम मजलिस की मुखालिफत करो, मगर जब कोई तुमसे कहता है कि बाबरी मस्जिद को भूल जाओ और कांग्रेस पार्टी में रहना है, तो ठोको ऐसी जगह पर, उठ के चले जाओ। अल्लाह तुमको और बड़े मुकाम से नवाजेगा। हम उस जगह पर नहीं बैठ सकते। ये हमारे कांग्रेस के लोगों का बयान कि भूल जाना बाबरी मस्जिद को। और फिर हमारे लोग जो वार्ड नंबर 8, 9 में और 3 में जो हमसे गद्दारी करे, अरे तुम इतना पुकार रहे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, जरा मेरे को ये तो बताओ, फरीद साहब को 6 बी फॉर्म नहीं देते? दिए क्या 6 बी फॉर्म फरीद साहब को?
यकीनन इस मजमे में फरीद साहब का कोई ना कोई चाहने वाला तो एक तो आदमी होगा, मेरे को मालूम। उन्होंने बेचारे 10 साल एमएलए, 10 साल एमएलए जहीराबाद का मामूली बात नहीं है। हम उनकी मुखालिफत किए, यकीनन मुखालिफत किए, मगर 10 साल एक शख्स एमएलए था, तुम उसकी जरूरत वो कर दिए। अम्मा 6 बी फॉर्म पूछ रहा था बेचारा गरीब, 6 बी फॉर्म नहीं दी अम्मा, ये हम संगति दी। ये क्या हो रहा है यहां पर कि 6 बी फॉर्म फरीद साहब को नहीं दे रहे, और फिर ये वार्ड नंबर 3 वाला जो खुदा उधर, ये 8 और 9 में जो फुदक रहा बेचारा मेंढक की तरह, अरे फुदकना छोड़, जाके फरीद साहब को एक 6 फॉर्म तो दिलाना था ना। फरीद साहब को 6 बी फॉर्म नहीं मिले मेरे भाई। बताओ क्या ये जहीराबाद में किसी मुसलमान की कांग्रेस पार्टी में इज्जत हो सकती है जब 10 साल के एमएलए को 6 फॉर्म के लिए भीख मांगना पड़ रहा है? यह फैसला करो तमाम जहीराबाद के लोगों, क्या आप इन लोगों का साथ दे सकते? एक हमारा भाई फरीद, हमारा मुखालिफ, सियासी तौर पर मुखालिफत हमने की, मगर क्या उसको इस तरह से जलील और रुस्वा करेंगे कि वो अवामी तौर पर 6 बी फॉर्म हो रहा है, 6 फॉर्म तुम नहीं दिए, तुमको एक मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, ना बल्दिया में मिलेगा अम्मा, ना असेंबली और पार्लियामेंट में तो भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और सोने पे सुहागा ये है, सोने पे सुहागा ये है कि जहीराबाद मंडल शेखापुर में एक हमारा एमपीटीसी के कैंडिडेट, मगडमपल्ली में एक कैंडिडेट, छोटा हैदराबाद में एक कैंडिडेट, अलीपुर रंजोल में एक कैंडिडेट, झिर्रा संगम मंडल में यलगुटी में एक कैंडिडेट, कृष्णापुर में कैंडिडेट, कोपानगर में कैंडिडेट, चिल्लापल्ली में कैंडिडेट, ये गिनारापल्ली में कैंडिडेट, और कोहीर में 4 कैंडिडेट और एक जेडपीटीसी का मेंबर। तो कांग्रेस वालों तैयार हो जाओ, मैं एमपीटीसी जेडपीटीसी पूरा घेरे में ला रहा हूं। 30 अप्रैल को असल लड़ाई है मेरे भाई, ये तो प्री फाइनल है 30 मार्च का, फाइनल तो 30 अप्रैल को होगा अम्मा। हम बाबरी मस्जिद भूल जाना, अब मेरी तकरीर के बाद आके यहीं जलसा करेंगे, जलसा करके बोलेंगे ये ऐसी बोलते हैं लोग, झूठ बोलते, मैं बोलिश नहीं ऐसा, मैं तो सेकुलर हूं, मैं तो आपके वोटों से मुंतखब होकर आई, अगर ऐसी बात है तो बोल दो बाबरी मस्जिद दोबारा वहां बनाएंगे, बोलो कि नरसिम्हा राव जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद का। कुछ नहीं बोल सकते, मगर हमारी वोट याद रखो, जहीराबाद ये ऐसी असेंबली सीट है बगैर हमारे कोई कामयाब नहीं हो सकता। और अब के बार इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक दलित को उम्मीदवार बनाएगी, और वो दलित ऐसा दलित होगा जिसके दिल में आपकी हमदर्दी होगी, जो लड़ेगा आपके लिए, और हम एक नई तारीख तेलंगाना में लिखेंगे दलित मुसलमान इत्तेहाद की। अरे ये दलित कौन से दलित आ गए नहीं मालूम, इनके दामाद फिर रहे कहते यहाँ पे, उन्होंने फिर रहे, अरे बहुत हो गया, आप अब यहां से एक नई तारीख लिखेंगे। बताओ मुझे जहीराबाद की आवाम, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आज जहीराबाद में मेदक डिस्ट्रिक्ट में 46 जेडपीटीसी है, 2006 के इलेक्शन में एक भी मुस्लिम अकलियत का उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। 46 जेडपीटीसी में से एक भी कामयाब नहीं हुआ। बताइए क्या ये किसकी का सेकुलरिज्म की कामयाबी है? 2006 में कितने आपके पास एमपीटीसी? 660 एमपीटी, 13 कामयाब हुए खाली मुसलमान। बताइए क्या ये सेकुलरिज्म की कामयाबी है? क्यों नहीं कामयाब करते हमको? यानी हम इनको वोट डालना, वोट हमारा, राज इनका। अब नहीं चलने वाला है।
वोट भी हमारा, राज भी हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। आप बहुत राज कर लिए, अब बहुत राज कर लिए। ये तेलंगाना जो है राजा रानियों का नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये तेलंगाना में दुर्रलू पेद्दलू कुछ नहीं चलने वाला। ये तेलंगाना में खाली दलित मुस्लिम की पॉलिटिक्स चलेगी इंशाअल्लाह ताला। इस तेलंगाना में दलित, क्रिश्चियन और बैकवर्ड क्लास की पॉलिटिक्स चलने वाली है। ये कर लिए दोरलू पेद्दलू रेड्डलू चौधरीलू, सब जाओ घरों में बैठो। अब नहीं चलने वाला है, ये बहुत हो गया। अब आज हमारे को अपना हक को मनवाना है। इसीलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी पार्टी को वोट दो, अपनी शनाख्त को पैदा करो और बताओ कि तुम जिंदा हो। अगर आप कामयाब नहीं करेंगे अपने उम्मीदवारों को, याद रखो ये लोग समझेंगे कि ये कौम जिंदा नहीं है। अरे हम एक जिंदा कौम है, हम कभी नहीं मुर्दा कौम नहीं बन सकते। अगर हमको जिंदा कौम की मिसाल बनना है तो पूरे जहीराबाद में 11 के 11 मंजिल के कारपोरेटरों को कामयाब करो। बता दो इन लोगों को कि अब हम तुम्हारे वादों में आने वाले नहीं हैं। अरे कितने घर मिले जहीराबाद में गवर्नमेंट की स्कीमों में मुस्लिम अकलियत को, कितना लोन मिला बताओ मुझे। अरे तुम्हारे पास जो लोग हैं जो ईमान का सौदा करते, जो मंजिल के टिकट पर कामयाब होकर गद्दारी करके जाते हैं, चंद पैसे तुम उनको दे सकते हो, मगर बताओ जहीराबाद का एक एक घर में आंसू है। जहीराबाद के हमारे एक एक घर में परेशानी है। आज जाती घर नहीं है, पीने के पानी का मसला, बैंक के लोन के लिए ये सिंडिकेट बैंक को अगर अल्लाह ज़बान देता तो सिंडिकेट बैंक की दीवारों की एक एक ईंट पुकार पुकार कर कही थी कि हाँ मैंने सिंडिकेट बैंक में कई नौजवानों की आंसू देखे जो कारोबार करना चाहते, जिनको कारोबार के लोन नहीं मिलता। ऐसे कई बैंकों में आवाजें आएंगी जहां हमारी दास्तानें होंगी। मगर अब ये वक्त आया है जहीराबाद के गयूर अवाम, अपनी शनाख्त को पैदा करो। बताओ इन लोगों को कि अब तुम्हारे वादों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे पैसों में, तुम्हारी साड़ियों में, तुम्हारे चेहरे में कोई दम नहीं रहा। अब मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को आपको कामयाब करना है। अलहदा तेलंगाना में याद रखो मेरे भाई, मैं जो बात पिछले 2 साल से तुमसे कह रहा था, आज वो बात सही होने जा रही है। मैं जब कह रहा था तो लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे, लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे कि मजलिस लोगों को डरा रही है। अरे मैं डरा नहीं रहा था, मैं तो कह रहा था कि जब तेलंगाना बनेगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा संघ परिवार को होगा। क्या मैं गलत कह रहा था? हाँ, मैंने गलती की एक जगह पर। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तेलंगाना के पार्लियामेंट में बिल पास होने के 1.5-2 महीने के अंदर फिर से पूरा माहौल फिरका परस्ती में तब्दील हो रहा है, फिरका परस्ती के माहौल में तब्दील हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी किस पे अम्मा? मैं जिम्मेदार हूं क्या? कांग्रेस पार्टी, याद रखो, मुझे नफरत हो चुकी है सेकुलरिज्म के लफ्ज से, मुझे नफरत हो चुकी है सेकुलरिज्म के लफ्ज से। जब कभी भी इलेक्शन आया, सेकुलरिज्म का साथ दो, सेकुलर पार्टी का साथ दो। क्या सेकुलरिज्म का कूल असदुद्दीन ओवैसी है? क्या सेकुलरिज्म, इस मुल्क को सेकुलर रखना मुसलमानों की जिम्मेदारी है? नहीं, सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारे अपर कास्ट के हिंदुओं की भी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। ये मुल्क सेकुलर इसलिए रहना है क्योंकि हिंदुस्तान उस वक्त तक रहेगा जब तक ये मुल्क सेकुलर रहेगा। अगर आप सेकुलर नहीं है तो क्या मैं सेकुलर बन जाऊं? ये जो नरेंद्र मोदी को टीवी वाले लिख रहे इतने सीटें आ रहे, इतने सीटें आ रहे, मैं तो वोट नहीं दे रहा हूं ना, आप वोट दे रहे ना उसको, आप दे रहे, हम दे रहे, ठीक है, वोट उसको। जवाब दो, आप नरेंद्र मोदी को आप वोट दे सकते हैं? कोई वोट दे सकता है बीजेपी को? फिर ये बीजेपी अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कामयाब हुई तो वोट कौन दिए? हम तो नहीं दिए।
फिर आप कह क्यों दिया वोट? वोट आप दे रहे, आप बीजेपी को कामयाब कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं, ये लोग वोट दे रहे हैं। देखो फिरका परस्ती कौन कर रहा है, समझो जहीराबाद की आवाम, मैं तुमको खोल खोल कर समझा रहा हूं, मैं तुमको समझाना यह चाह रहा हूं कि हम फिरका परस्त नहीं है, ये लोग फिरका परस्त हैं। आज दलितों को समझना चाहिए, कबाइली लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग फिरका परस्ती कौन कर रहे हैं। वोट आप डाल के कामयाब कर रहे बीजेपी को, और आप हमको बोल रहे सेक्युलर रहो। अगर कल बीजेपी तेलुगु देशम से अलायंस करके आएगी तो यकीनन तेलुगु देशम बीजेपी का अलायंस होगा। तो क्या तेलुगु देशम बीजेपी के अलायंस को हम ही रोकना? आप नहीं रोकते, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अम्मा बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, देखो उल्ला बढ़ जा रहे आगे, अच्छा हमारे को टिकट दो। तो कांग्रेस यहां बोलते नहीं जहीरा, ये मेदक डिस्ट्रिक्ट में आपके नंबर नहीं है ना। यानी हर कांग्रेसी की जबान पे क्या है, हमारे मुसलमान को देखते कि बोलता हूं, अरे भाईजान कैसे है आप? मेरे भाई भाईजान मेरा नाम नहीं है, मेरा कोई नाम है और मेरे मां बाप ने मेरा कोई नाम रखा। मगर कांग्रेसियों के पास क्या है, नहीं इनको भाईजान बोलो, इन्हें खुश हो जाते। अगर सही रिश्ता हो गया तो नको बोलो इस वास्ते। देखो कितना खुश हो रहे हैं लोग। तब्दील करो अपने दिमाग को। मेरा मकसद वो नहीं था, मेरा मकसद हरगिज वो नहीं था। मैं कह रहा हूं कि इनको बोलते ऐसा, कहीं तुम लोग जाके बोलेंगे कांग्रेसियों के पास हम भाईजान आ गए। नहीं 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 नहीं, मेरे पे केस बुक कर देंगे पुलिस वाले, इन्हें भड़काऊ भाषण करे। पहले ही बहुत सी तकलीफ हो रही होंगी कांग्रेस पार्टी को मेरी बातों से। बताना ये चाह रहा हूं मेरे भाई, जहनियत नंबर नहीं है आपके, कहां से देना आपको? अच्छा नंबर नहीं है। पूरे मेदक डिस्ट्रिक्ट में कितना पॉपुलेशन है मेरा? जहीराबाद की पार्लियामेंट की सीट में कितना नंबर है मेरा? 2 लाख के ऊपर। कितना नंबर है जहीराबाद की पार्लियामेंट की सीट में? मेदक की पार्लियामेंट की सीट में भी 2 लाख। 2 लाख कितने हो गए? अब आप जिधर बैठे उधर ऊंट बैठता नहीं बैठता? ऊंट क्या, ऊंट का बाप पड़ जाता है आपके सामने। मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको अपनी तादाद का अंदाजा नहीं है मेरे भाई। बगैर आपके और हमारे वोट के कोई नहीं जीत सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम दलित इत्तेहाद पैदा हो जाएगा तेलंगाना में, तो वो दिन दूर नहीं है। जो काम उत्तर प्रदेश में मायावती ने किया, इंशाअल्लाह ताला वो काम हम तेलंगाना में कर सकते, वो काम हम तेलंगाना में कर सकते। और दलितों को मैं कहना चाह रहा हूं मेरे दलित भाई, ये कांग्रेस पार्टी आपका कुछ नहीं कर सकती। इन्हों खाली आपको इस्तेमाल करते और बड़ी बड़ी बातें करते, मगर सही मानों में अगर दलितों को इज्जत मिलना तो पॉलिटिकल पावर की जरूरत है। सही मानों में मुस्लिम अकलियत को क्या चाहिए? पॉलिटिकल पावर। वो मंजलिस आपको देना चाहती है। और दूसरी बात कि आज तो ऐसा दिख रहा, आप टीवी खोलो, टीवी खोलते कि हर टीवी चैनल वाला बोल रहा मोदी ऐसा कर रहे, मोदी को ऐसा कर रहे, उन्होंने प्लेन से उतरे, गाड़ी में बैठे, उन्होंने चाय पिए, पानी पिए, गपागप गपागप। यानी अजीबो गरीब टीवी चैनल वाले क्या है भाई? क्या आपके नूरे नजर हो गए उन्होंने? मैं एक टीवी चैनल पे गया था और मेरे को, मैं बैठा हुआ था, सवाल कर रहे थे, मैं टीवी पे देख रहा था। मैं क्या हो रहा भाई ये? नहीं, उन्होंने अब भी प्लेन से उतरे, गाड़ी में बैठ रहे। अच्छा, गाड़ी में जा रहे, उतरे, अरे मेरा किस्सा क्या है? अब एक और फुटेज दिखाते क्या बैतुल खला को जा रहे सो वो भी। ये टीवी चैनल वाले ऐसा दिख रहा पूरे के पूरे मोदी का नाम ले रहे खाली। मगर मेरे भाई,
आप समझिए थोड़ी देर के लिए, हकीकत क्या है कि हमारे आंध्र प्रदेश का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अभी तो बेचारे प्रसाद राव साहब हैं, प्रसाद राव साहब से पहले दिनेश रेड्डी थे नहीं थे? दिनेश रेड्डी जब थे, अकबरुद्दीन ओवैसी पे केस बुक हुआ नहीं हुआ? कहीं का केस बुक हुआ? भड़काऊ भाषण, उन्होंने ऐसा बोले, फुला बोले 15 मिनट ये बात बोले, केस इन्हों बुक करे। और फिर दिनेश रेड्डी साहब जो है आदिलाबाद के एसपी को फोन करके क्या बोले, नहीं ये सेक्शन भी लगाओ। क्या सेक्शन लगाओ? हिंदुस्तान से गद्दारी करने का सेक्शन लगाओ अकबरुद्दीन ओवैसी पे। 2 महीने जेल में रहना पड़ा अकबरुद्दीन ओवैसी को, तड़पते रहे, बीमार हो गए, बेहोश हो गए, मगर फिर भी दिनेश रेड्डी साहब बोले नहीं, हम इनको दवाखाने को नहीं लिख जाएंगे। हम बोले ठीक है भाई, अल्लाह की राह में जब निकल गए तो ये तकालीफ बर्दाश्त कर लेंगे। और जब हमने अपने बुजुर्गों की तकालीफ को देखा और जब हमने सुन लिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद किसी को इतनी तकलीफ नहीं दी जाएगी, वही हमारे लिए काफी था। हम बोले जब आका फरमा दिए कि मेरे बाद किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी जितना मुझे पहुंची, तो हम बोले ठीक है, कुर्बान जाओ उन पे। मगर दिनेश रेड्डी साहब ये काम किए। अब दिनेश रेड्डी कहां गए? अब दिनेश रेड्डी कहां गए? कौन सी पार्टी में गए? जरा जोर से बोलो भाई, ताकि ये पुलिस वालों को मालूम होना, नहीं तो उन्हें बोलेंगे मैं कुछ बोल रहा हूं। बीजेपी में गए। अच्छा, कहां से लड़ना चाह रहे हो? ओंगोल से। अच्छा, क्यों लड़ना चाह रहे हो ओंगोल से? उनके वहां स्वामी रहते कहते, स्वामी शरणम बोले कहते, जीतते तुम वहां से ओंगोल से। दिनेश रेड्डी साहब, आप जिस जगह से लड़ेंगे मैं वहां पर पहुंचने वाला हूं इंशाअल्लाह ताला। तुम पुलिस फोर्स में रिटायर होके तुम्हारे को 3 महीने नहीं हुए, तुम आरएसएस की चड्डी पहन लिए। हम तो समझ रहे थे कि तुम खाकी वर्दी पहन रहे, खाकी पतलून पहने, मगर ये नहीं मालूम था कि अंदर और एक है मामला। आप अंदाजा करिए मेरे भाई, जब मजलिस बोलती इन बातों को तो इन लोगों को तकलीफ होती। बताइए, कोई पुलिस फोर्स में रहता है, डीजीपी रहता है और रिटायरमेंट के 2 महीने में बीजेपी ज्वाइन करता है, तो उसके दिमाग में कितना जहर होगा, कितनी नफरत होगी। क्या वो सेकुलरिज्म पे यकीन रखता होगा? पूछो, आप सवाल करो अपने आप से नौजवानों, ये सेकुलरिज्म है। अच्छा, इनको डीजीपी कौन बनाए? अम्मा बनाए। कांग्रेस पार्टी बनाई नहीं बनाई? अब आप बताइए कौन सेकुलर? इन्हों बना रहे हो ना, बीजेपी में जा रहे। बंबई का कमिश्नर ऑफ पुलिस, सिटिंग कमिश्नर बंबई का, इतने बड़े शहर का हिंदुस्तान के, रिजाइन करके बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। हिंदुस्तान की रॉ, माने हमारी रॉ सीक्रेट सर्विस है जो दूसरे ममालिक में जाकर हिंदुस्तान का काम करते हैं, उसका चीफ बीजेपी में चला गया। आप बताइए क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? ये हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम सेकुलर नहीं है। अरे ये तमाम के तमाम इनके जहन में क्या है बताओ आप। मैं तो हमारे पुलिस वालों से बोल रहा हूं कि अगर आपको बीजेपी में जाने का है तो सर्विस में रह जा भी लिख के दे दो आप, हम समझ लेंगे आपको। रिटायरमेंट होते कि कुड़ाठी मार रहे। दिनेश रेड्डी चले गए। अच्छा, एक और जा रहे कहते, वो एक मुच्छा वाले, क्या नाम है गौस, वो, अरे नहीं जी उन्हें बेकार, लाहौल वाला अखवत, गोपीनाथ रेड्डी। गोपीनाथ रेड्डी बीजेपी में जा रहे। क्या बात है भाई, पूरे रेड्डियां भाग रहे क्या? पूरे के पूरे बीजेपी में जा रहे। अजीब और गरीब कि पुलिस में रहते हुए हुकूमत हिंद को कानून बनाना चाहिए कि सर्विस में रहते हुए
जब रिटायर होते तो यहां 1 साल तक तकरीबन ये लोग कोई सियासी जमात में शामिल नहीं होना। 1 साल तक कोई सियासी पार्टी में शामिल नहीं होना। अरविंद राव डीजीपी थे, अरविंद राव डीजीपी थे। आप जाकर आज से 6 महीने पुराना आंध्र ज्योति अखबार उठा के देखो, गुंटूर में आरएसएस का कैंप हो रहा, अरविंद राव साहब खड़े हुए। ऐसा ये क्या बात है मेरे भाई? ये फिरका परस्ती है मेरे अजीज दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में यकीनन आपको और हमको बीजेपी को रोकना है, मगर बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। भाई बैठ जाइए, बंद करिए। ये पुलिस वालों को क्या हो रहा भाई? अभी 10 नहीं बजे और अगर मैं आधा घंटा तखरीर करा तो रोकते क्या मेरे को? आप बात करें कि 10 बज गए, 10 बज गए, अरे क्या 12 बज गए? सरदार जी कैसे है? खामखा बोल रहे आप। नको नको और 1 घंटा नको। अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 वार्ड ये 3 पूरा न्यूट्रल हो गया, सुना मैं, ऑल राइट हो गया पूरा। मैं 10 बजे खत्म कर दूंगा। मेरी घड़ी में अभी 2 मिनट बाकी है। इंस्पेक्टर साहब, वेयर आर यू? बैठ जाओ आप। अब फोन आया तो बोलना 2 मिनट्स, हाँ 4 मिनट। नहीं 3 मिनट है अभी। तो मेरे भाई, अरे नहीं अभी तो अभी एक ही जलसा है क्या ये? अभी तो अम्मा के इलेक्शन का भी जलसा होगा ना, और वो जलसे 2 होंगे, एक अकबरुद्दीन ओवैसी का, फिर मेरा। अब पहले उन्होंने आते कि मैं आता हूं कि देखेंगे। बिदर को तो नहीं जान दे रहे हमारे को। बिदर को जाना चाह रहे तो एसपी साहब नहीं आना बोल रहे। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, अरे अभी खत्म नहीं हुआ जी। टी20 के मैच में आखिरी के 4 गोले बहुत अहम रहते। तो जरा सुनो, अभी मैं हमारे बुजुर्गों से कहना चाह रहा हूं, हमारे नौजवानों से कहना चाह रहा हूं कि 30 मार्च को निकलकर पूरे अपने वोट का इस्तेमाल करो मेरे भाई। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि अलहदा तेलंगाना में याद रखो, बीजेपी के कदम बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को कामयाब करने के लिए गांव-गांव मुहिम चला रहे हैं। आपको हमको मालूम भी नहीं हो रहा जिस तरीके से काम हो रहा है। मेरे भाई, अपनी शनाख्त को पैदा करो, अपनी ताकत के मुजाहरे करो जमहूरी अंदाज में, और मजलिस पार्टी को कामयाब करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां से हमारे कॉर्पोरेटर कमाजी में भी कामयाब हुए, मगरब के बाहर फर्क ये होगा कि मैं खुद इंशाअल्लाह ताला महीने में 1 मरतबा जहीराबाद टाउन को आऊंगा, मीटिंग लूंगा, और जो मसाइल है उसके हल के लिए हम तलाश करेंगे। मैं आप तमाम से वादा कर रहा हूं कि हम ये करके रहेंगे। ये असेंबली के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जिताकर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक नई तारीख तेलंगाना में बनाएंगे कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद की तारीख बनाएंगे। लोग बज़बानी बातें बहुत करते कि हम दोनों भाई भाई, अरे हम ये बताएंगे कि हम उनको वोट डाल सकते, वो हमको वोट डालेंगे और हम अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराएंगे। पतंग के निशान पर वोट डालिए। ये नरेंद्र मोदी के लोग एक नया नारा बनाए। क्या बोल रहे हो लोग? घर घर मोदी कहते। तो क्या बोल रहे? घर घर मोदी। अब हम भी एक नारा बना दिए। वो नारा क्या है कि हर घर मंजलिस, घर घर मंजलिस, घर घर मंजलिस, हर घर मंजलिस, और हर घर पे पतंग लहराना। 30 मार्च के दिन जहीराबाद की फिजाओं में खाली पतंग 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 नजर आना। कोई हाथ नहीं, कोई साइकिल नहीं, कुछ भी नहीं,
साइकिल तो हवा उतर गई बेचारे की, छोड़ दो उसका हाल। अब हाथ पकड़ो और उससे पतंग पिलाओ, खूब पिलाओ और कामयाब करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज।